अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नाकाबिले फरामोश। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। आज मैं आपके साथ 2 कहानियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली कहानी हमें दानिश ने और दूसरी नवीद ने सुनाई है। दोनों कहानियाँ दिल दहला देने वाली हैं। हर कहानी का एक ऐसा रुख है जो आपको चौंका कर रख देगा, इसलिए हर कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ सके। इससे पहले कि हम आज की कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आपके साथ भी कभी कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है, आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उनमें से बेहतरीन कहानियाँ सेलेक्ट करूँगा और उसे अपनी ज़बान में नरेट करूँगा। वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें, हेडफोन्स लगा लें, कमरे की लाइट्स बंद कर दें और चलें हमारे साथ डर के इस नाकाबिले फरामोश सफ़र पर। मेरा नाम दानिश है और मैं कनाडा से हूँ, जबकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। लेकिन जब मैं 7 साल का था तो कनाडा शिफ्ट हो गया था। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत से अजीब वाक़यात हुए हैं। हाल ही में मेरी बीवी ने आपका चैनल दरियाफ्त किया, इसके इसरार पर मैंने आपकी कहानियाँ सुनना शुरू की हैं। और अब तो ये हाल है कि अगर रात को सोते वक्त आपकी कहानी ना सुनूं तो नींद ही नहीं आती और दिल में एक बेचैनी सी रहती है। आपका बयान करने का अंदाज बेहद लाजवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शादी से पहले हम 5 दोस्त अक्सर ख़तरनाक जगहों पर जाया करते थे। हम गूगल पर सर्च किया करते थे कि कौन सी जगह ख़तरनाक है, जैसे घूस रोड वगैरह। इनमें से एक ख़ास जगह है जो मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है और वो ओल्ड फिंच के नाम से जानी जाती है। वहाँ रात के वक्त घुप अंधेरा होता है। ये जगह इसलिए ख़तरनाक है कि वहाँ एक लड़की की सालगिरह मनाई गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने इसके साथ ज्यादती की और इसका मर्डर कर दिया। ये वहाँ के लोगों का कहना है कि इस लड़की की रूह वहाँ भटकती है और अगर कोई वहाँ जाकर हैप्पी बर्थडे बोले तो वो सामने आ जाती है और फिर इनके साथ कुछ अजीब मामलात हो जाते हैं। 15 साल पहले वहाँ से एक लड़के की लाश भी मिली थी जिसका कत्ल अभी तक हल नहीं हुआ। कनाडा में जब तक केस हल ना हो तब तक इसकी फाइल बंद नहीं होती। आप इस जगह को गूगल पर भी तलाश कर सकते हैं, आपको वहाँ की काफ़ी वीडियोस दिखाई देंगी। ये वाक़या 2012 का है, जब मैं 20 साल का था। इससे पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था और साथ में पढ़ता भी था। उस सुबह मुझे सुपरवाइज़र की सीट पर प्रमोशन मिली थी, तो मैं और मेरे सारे दोस्त रात को इसका जश्न मनाने निकल गए थे। मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसमें मैं, मेरा कज़न और भी 2 लड़के थे। पीछे वाली गाड़ी में 2 लड़कियां थी जो हमारी दोस्त थी। अब इन दोनों की शादी हो चुकी है और इनके साथ भी 2-3 लड़के थे। हम लोग रात को 1:30 बजे इस जगह की तरफ निकले। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक पुल है जहां इस लड़की के साथ बुरा वाक़या हुआ था। वहां जाकर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, यानी हमने सड़क के बीचों बीच रोक दी। क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं था तो हमें इतनी परेशानी नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी से निकला, अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद की तो एकदम घुप अंधेरा हो गया। क्योंकि मेरे पीछे दोस्त थे, इन्होंने भी लाइट्स बंद कर दी थी। हम मजाक में ज़ोर ज़ोर से हैप्पी बर्थडे बोलने लगे ताकि शायद कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए और हम उसे देख सकें। जब कुछ नहीं हुआ तो हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। यकदम मेरी दोस्त जो पीछे बैठी थी, इसका तवाज़ुन बिगड़ा और उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी के बम्पर से आकर टकरा गई। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा क्या हुआ। इसने बताया कि इसके सामने इतनी तेज़ रोशनी थी, उसे लगा कि इसके सामने कोई मखलूक खड़ी है। इसके लंबे बाल थे और वो कुछ कह रही थी। एकदम मेरा ध्यान हटा और मैंने गाड़ी मार दी। मैं गाड़ी से उतरा और कहा चलो कुछ नहीं होता। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरे दोस्त ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई। उन दिनों मेरे पास BMW थी
मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के आगे के सारे सेंसर्स बोलने लगे हैं। BMW के सेंसर्स तब ऑन होते हैं जब आपकी गाड़ी के सामने से कोई गुजर रहा हो। मैं आगे देख रहा था तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो रही थी। गाड़ी के सेंसर्स खुद ब खुद बोले जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इस वक्त हम सब नौजवान थे और इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मैं गाड़ी से उतरा और कहा, अगर तुम हो तो आके मुझसे बात करो। अचानक मुझे पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और मेरा सर गाड़ी के शीशे से जाकर लगा और वो शीशा भी क्रैक हो गया। तब भी मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि शायद ये हरकत मेरे किसी दोस्त ने की है। मैं गाड़ी में बैठा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। सब कुछ चेक किया। फिर मैंने सोचा कि मैं किसको कॉल करूं, लेकिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता कि फ़ोन में सिग्नल ना आए। मेरे बाकी सब दोस्तों ने भी चेक किया, किसी के पास भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि चलो पैदल चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। हमें एक फार्म टाइप का पुराना सा घर मिला। मेरे दोस्त ने कहा, चलो यार यहाँ जाकर दस्तक देते हैं, शायद इस बंदे के पास बैटरी बूस्टर वगैरह हो तो इसी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे क्योंकि सबको डर लग रहा था। सर्विस भी नहीं आ रही थी और GPS भी 4 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था। हम उस घर की तरफ बढ़े। वो फार्म बहुत पुराना और टूटा फूटा हुआ था। मेरे कज़न ने कहा, हमें रात के इस वक्त यहाँ कौन मिलेगा, अपनी वाट जारी रखते हैं, कुछ नहीं होगा, आगे चलते हैं और सुबह आकर यहाँ से गाड़ियाँ उठा लेंगे या वापस पुल पर जाकर जब सिग्नल आ जाएंगे तो गाड़ियाँ टो करा के ले जाएंगे। हम सब ने फैसला किया कि यही ठीक है। हम आगे बढ़ने लगे। हमें ऐसा लगा जैसे इस फार्म से कोई बंदा तेजी से हमारी तरफ आ रहा हो। जब हमने इसकी तरफ देखा तो इसका लिबास पूरा सफ़ेद था, इसका चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। अगर मैं इसकी हाइट बताऊं तो मैंने आज तक इतनी लंबी हाइट किसी की नहीं देखी। इसकी हाइट तकरीबन 8 फुट की थी। उसे देखकर हम सब ने वहां से दौड़ लगा दी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें पीछे से कोई धक्के दे रहा हो और नाखून मार रहा हो। फिर मेरी एक दोस्त जमीन पर गिर गई। मेरे कज़न ने जाकर उसे उठाया, लेकिन वो उसे उठा ना सका। मेरा कज़न काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप लड़का है। वो जिम वगैरह करता है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन वो उसे उठा ना सका, जैसे वो लोहे का टुकड़ा हो। फिर मैं गया, मैंने ज़ोर लगाया, मगर मैं भी उसे उठा ना सका। फिर हम चारों लड़के आए। मैंने इसका राइट हैंड पकड़ा, मेरे कज़न ने लेफ्ट हैंड, बाकी दोनों दोस्तों ने इसकी टांगें पकड़ी और इसे ज़ोर से खींचा, मगर वो हिली भी नहीं। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और हम सब शदीद खौफज़दा हो चुके थे। फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह को याद करूं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तब जाकर इसका वज़न कम हुआ। हमने उसे उठाया और आगे की तरफ चल पड़े। अगले दिन जब हम घर पहुंचे तो हमने अपने बैग चेक किए। हम सब के बैग्स पर गहरे और लंबे नाखूनों के निशान थे। सुबह जब हम अपनी गाड़ियां लेने गए तो सब के शीशे टूटे हुए थे। मेरी वो दोस्त जिसको वहां कुछ नजर आया था, इसके विंडो स्क्रीन पर लिखा था हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जगह वाकई खतरनाक है। इसके बाद भी मैं वहां दिन के वक्त जा चुका हूँ, लेकिन रात के वक्त अब जाने की हिम्मत नहीं होती। इससे पहले भी हम बहुत बार वहां से गुजर चुके थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मगर इस रात के बाद मेरे किसी दोस्त या कज़न ने वहां से गुजरने की हिम्मत ही नहीं की। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। अगर आप अभी भी स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। मुझे पता है कि आप लोग सो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो अभी स्टोरी को लाइक करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है भाई। आपको नहीं पता इन स्टोरीज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, मेरा नाम नवीद है। मैं 25 साल से लंदन में हूँ। मेरी ये स्टोरी 10-12 साल पुरानी है। मेरे कज़न का एक क्लास फेलो यहाँ आया था स्टूडेंट वीज़ा पर, और उसको यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। वो वेल्स में था जबकि मैं लंदन में होता हूँ। तो मेरे कज़न अमेरिका से जब मुझे मिलने आए तो इन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार है। तो मैंने इनसे कहा कि आप उसे मेरे पास भेज दें। मैं होटल में मैनेजर था और मेरे पास रूम्स भी होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसे किसी रूम में एडजस्ट कर लूँगा और इसकी जॉब भी देख लेंगे। खैर वो यहाँ मेरे पास आ गया। एक हफ्ता जॉब तलाश करने के बाद हमें कोई लोकल जॉब तो नहीं मिली। यहाँ नज़दीक इलाका है, वहाँ एक एजेंसी होती थी जो 20 पाउंड लेकर लोगों को आउट ऑफ लंदन विलेज के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर जॉब दे देते थे और साथ में रिहाइश भी दे देते थे। तो इसने कुछ अरसा ट्रेनिंग की और इसकी हेड वेटर्स की जॉब लग गई। इसके बाद 6 महीने इसकी ये जॉब चली। जब सीज़न ऑफ हो गया तो इन्होंने कहा कि अब कोई और जॉब देख लें। तो इसने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया कि वो कह रहे हैं कि आप जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे अपना होस्ट कोड भेज दो। तो इसने कहा आप इतनी दूर आओगे? मैंने कहा आ जाऊंगा, पेट्रोल का भी कोई मसला नहीं। तो इसने कहा ठीक है, और इसने कहा कि पेट्रोल भी मैं डलवाऊंगा वरना मैं बस से ही आ जाऊंगा। मेरा जो घर था वहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता था। खैर मैं चला गया और मुझे पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। मगरिब के बाद जब हम वहाँ से निकले तो गाड़ी में हाफ पेट्रोल था। तो इसने पूछा कि पेट्रोल डलवाएं या फिर ऐसे ही चलेगा। तो मैंने कहा डलवा लो। इसने कहा कि अभी हाफ है तो आगे जाकर डलवा लेते हैं। हम बोर्ड साइंस को फॉलो करते जा रहे थे। हमने ट्रैवल शुरू किया और साइंस को फॉलो करते हुए जाने लगे। एक राउंड अबाउट आया, वहाँ पर 5 एग्जिट्स थे। मैं एग्जिट्स पर कंफ्यूज हो गया। हमें तीसरा या चौथा एग्जिट लेना था। हमने दूसरा एग्जिट ले लिया गलती से। अब ये वो एग्जिट था जो जंगलों के अंदर से छोटी सी पतली सी रोड जाती थी, जो लोकल लोगों के लिए होती है या अंदर छोटे विलेज में जाने के लिए। ये सिंगल रोड होती है और सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो अपनी गाड़ी नीचे उतारनी पड़ती है या रिवर्स करनी पड़ती है। इसे कंट्री लाइन कहते हैं। तो मैंने इसे कहा कि ये मुझे रास्ता ठीक नहीं लग रहा। इसने कहा कि ये आगे कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। खैर हम लोग उसी रास्ते पर चलते रहे। गाड़ी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया कि फ्यूल कम है, क्योंकि काफ़ी ड्राइव कर चुके थे और हम लोग थोड़ा इंजॉय भी कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती, क्योंकि ये कंट्री लाइन होती है। अगर गाड़ी की लाइट बंद हो जाए तो वहाँ घुप अंधेरा होता है। काफ़ी देर चलने के बाद वो कहने लगा कि यहाँ ना कोई लेफ्ट पे घर है ना राइट पे, काफ़ी सुनसान जगह है। मैंने कहा हाँ। तो इस तरह हमने 1 घंटा और ड्राइव कर लिया था, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं आ रही थी। हम सोच रहे थे कि वहाँ कोई पेट्रोल पंप आ जाए, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल बहुत कम था। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद हमें कुछ और 3-4 घर नज़र आए और वहाँ पर एक पेट्रोल स्टेशन भी था, लेकिन वो बंद था। गांव के अंदर पेट्रोल स्टेशन 11 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। खैर हम इसी से आगे निकले और फिर इसी तरह का रास्ता शुरू हो गया। कोई घर नहीं। थोड़ी देर ड्राइव के बाद हमें एक लाल रंग की रोशनी नजर आई। हमने कहा यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात, तो ये रोशनी कैसी? यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं है। या फिर साइकिल के पीछे एक लाल रंग की लाइट होती है कि जब गाड़ी की लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होती है। हम जब इसके करीब पहुँचे तो हमने देखा कि एक आदमी है और इसके लंबे लंबे बाल हैं। साइकिल की साइड पर 5-6 टिफ़िन कैरियर लटके हुए हैं और वो एक साइड पर होकर हमें इशारा कर रहा है, क्योंकि एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजरेगी। तो वो थोड़ा साइड पर हो गया। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर जब हम इसके पास से गुजरे तो इसने हमारी तरफ देखा
تو اس کی شکل بالکل بھی نارمل انسان کی طرح نہیں تھی۔ اس کی ناک کافی لمبی تھی اور چہرے پر بھی سفید کلر کا کچھ لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گرین تھی۔ یہاں پر ہری آنکھوں والے گورے بہت کم ہوتے ہیں، ہری آنکھوں والے زیادہ تر آئرش ہوتے ہیں۔ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو اس نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا اور آگے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم کافی وقت سے گاڑی چلا رہے تھے تو پیچھے بھی کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ آگے اور نہ ہی آگے۔ ہم لوگ تھوڑا آگے گئے، ہمیں ایک فلیٹ نظر آیا۔ وہاں پر شاید کوئی ٹاؤن آ چکا تھا، لیکن تب تک ہمارا پیٹرول بالکل اینڈ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم فلیٹ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر لیتے ہیں۔ جب ہم نے گاڑی پارک کی تو سامنے سے ایک آدمی اور ایک عورت اپنے کتے کو لے کر باہر نکل آئے۔ شاید وہ اسے ٹہلانے لے کر جا رہے تھے، کیونکہ تب تک صبح کا وقت ہو چکا تھا، 4 بج رہے تھے۔ یہاں پر سردیوں میں مغرب بہت دیر سے ہوتی ہے، تقریباً 10 یا 10:30 پر، اور فجر 2:40 پر ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ باہر نکلے تو ہمیں دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئے، اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کیا یہاں پر پاس میں کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل پیچھے ہی ہے۔ اور وہاں سے ہم پیٹرول سٹیشن گئے اور پیٹرول فل کروایا اور ہم گھر آ گئے۔ بھائی اب میں آپ کو ایک دوسری کہانی بتانا چاہوں گا۔ ہمارے گھر کے باہر لندن میں ایک ایریا ہے، کلیمٹس اسٹریٹ، وہاں پر ایک بار کلب رینک ہے۔ اس کے اوپر 4 منزلہ فلیٹس تھے اور اس کے اوپر ٹاپ پر ہمارا فلیٹ ہے۔ وہاں پر ہم 3 لڑکے رہتے تھے، 2 اسٹوڈنٹ تھے اور ایک میں تھا۔ جب وہ دونوں میرے ساتھ رہے، ایک کا نام عامر عباسی تھا اور دوسرے کا نام زیدی تھا، تب تک کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ تو وہ میرے ساتھ رہے، مگر بعد میں وہ موو ہو گئے، ان کی جاب لگ گئی تو وہ وہاں چلے گئے۔ ایک آؤٹ آف سٹی اپنی سسٹر کے پاس چلا گیا، پھر میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ کچھ عرصے میں وہاں اکیلا رہا، سب کچھ ٹھیک تھا، کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ پھر میرے بھائی توصیف کا ویزا لگا، پھر وہ بھی آ گیا، میرے ساتھ رہنے لگا۔ پھر کچھ عرصے بعد پاکستان سے یوکے کے بہت سارے ویزے لگنا شروع ہو گئے، تو یہاں پر کافی اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر لوگوں کو اکوموڈیشن کم ہی ملتی تھی۔ اگر مجھے کوئی ریفرنس سے فون کرتا تو میں اسے شیئرنگ پر رکھ لیتا تھا، تو پھر 2-3 لڑکے ایک ساتھ وہاں آ گئے۔ یہاں جگہ تھوڑی کم تھی، لیکن میں نے پھر بھی رکھ لیا کہ جب تم لوگوں کی رہائش یہاں ارینج ہو جائے تو تم لوگ یہاں سے چلے جانا، رہتے رہو جب تک تم لوگوں نے رہنا ہے، اور کرایہ بھی شیئر کر لینا۔ تو ایک بیڈ تھا ہمارا، اور وہ لوگ زمین پر میٹرس ڈال کر سوتے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی پر شام کو 4-5 بجے نکلتا تھا، رات کو 1 بجے آتا تھا، پھر سوتے سوتے صبح ہو جاتی تھی۔ میں فجر پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ ان کی جابز لگیں تو یہ لوگ بھی جانا شروع ہو گئے۔ میرا بھائی بھی 12 بجے چلا جایا کرتا تھا اور یہ لوگ بھی چلے جاتے تھے۔ میں اکیلا ہوتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں ناشتہ کر کے لیٹا ہوا تھا، فون پر فیس بک استعمال کر رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں تقریباً گھنٹہ سویا ہوں گا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اٹھنا ہے اور کام کے لیے نکلنا ہے۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے کبھی ہوتا ہے انسان آواز بھی نکال رہا ہوتا ہے، مگر اس کی آواز نہیں نکلتی۔ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر اٹھا نہیں جاتا۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا منہ کسی نے بند کیا ہوا ہو، اور میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں سوچنے لگا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے ایسے لگا میرے برابر میں جیسے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا بھائی یا دوست آ کر لیٹ گیا ہوگا، اور پھر جب میں نے ہاتھ اٹھا کر برابر میں لے کر گیا تو میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ آیا
وہ ہاتھ کسی چھوٹی بچی یا بچے کا تھا۔ تو میں نے سوچا یہ کون ہے؟ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں سمجھا کہ شاید میرا وہم ہے۔ اس وقت تک میری آنکھ بند تھی اور میں بند آنکھوں کے ساتھ ہی یہ سب کر رہا تھا۔ اور جب میں نے دوبارہ ہاتھ رکھ کر چیک کیا تو پھر میرے ہاتھ پر وہی ہاتھ لگا، اور پھر میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ تو میرے کانوں میں آواز آئی، تمہاری موت۔ اس وقت مجھے لگا کہ میرے ساتھ آج کوئی سین ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں بڑی مشکل سے آیت الکرسی پڑھی، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور میں جاب پر جانے کے لیے ریڈی ہو گیا کیونکہ میں لیٹ ہو رہا تھا۔ باقی سب بھی رات میں آتے تھے، میں بھی دن رات کو ہی آتا تھا۔ وہ لوگ تھوڑا جلدی آتے تھے۔ تو جب میں گھر آیا تو میں نے کہا کہ اگر میں نے ان سے ذکر کیا تو کہیں یہ ڈر کر گھر چھوڑ کر چلے نہ جائیں، تو اس لیے میں نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور جب دوسرے دن میں صبح اٹھا تو سب ناشتہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ میں جلدی اٹھ گیا تھا۔ ان میں ایک لڑکا تھا، علی زیدی۔ وہ تھوڑا لیٹ ہو جایا کرتا تھا۔ باقی سب چلے گئے تھے۔ تو اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا، بھائی آپ جلدی اٹھ گئے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یار علی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، جی بولیں۔ تو میں نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ تو میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے بتایا کہ نوید بھائی، 2 دن پہلے یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ لوگ بیڈ پر سوتے تھے اور میں نیچے سوتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچانک مجھ پر بھی وہی کیفیت ہو گئی۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو میرے ہاتھ سے بھی کسی بچے کا ہاتھ ٹکرایا۔ تو میں نے کافی زور سے عبداللہ کو بلایا، پہلے سے بہت ہی آہستہ آواز میں۔ کافی دیر مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی۔ پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور عبداللہ اور احتشام کو اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا، بھائی تمہارا وہم ہے، تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے جب اس کے ساتھ ذکر کیا تو اس نے کہا، بھائی یہ معاملات صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ تو پہلے سے ہی یہاں پر رہ رہے ہیں، کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا، یہ مسئلہ اصل میں علی کے ساتھ ہے، اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھی۔ پھر جب اس نے بتایا تو تھوڑی میری جان میں جان آئی۔ خیر، اس کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو میں آیت الکرسی پڑھ کر آتا تھا، اور اس کے بعد کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو مزمل بھائی، یہ تھی میری سٹوری۔ مزمل بھائی، اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ مگر میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، کوشش کر کے ایسی باتیں سٹوری میں نہ بتایا کریں جن کا تعلق سٹوری سے نہ ہو۔ میری بات سے ناراض نہ ہونا، براہ مہربانی میری اس بات کا برا نہ سمجھیے گا، لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے بور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔